हेलो, मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टिब्बी के ऊपर जो बचे हुए पार्ट्स की बात करें। हमने सभी पार्ट्स कवर कर लिए थे। इसके अब बात रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है इसका, वो है इसका ट्रीटमेंट ऑफ टिब्बी। ट्रीटमेंट के अंदर टिब्बी के जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर अपन कौन सी ड्रग्स यूज़ में लेते हैं। हमने बताया था कि डॉट्स यूज़ में लेते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट कोर्स। इसके अंदर अपन दो चीज़ यूज़ में लेते हैं। एक तो अपन फर्स्ट लाइन एटीटी और सेकंड लाइन एटीटी ड्रग्स का काम में लेते हैं। सबसे पहले तो अपन डॉट्स के बारे में देखते हैं। डॉट्स की इसका फुल फॉर्म होता है, वो होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डी से होगा डायरेक्टली, और से ऑब्जर्व्ड, टी से ट्रीटमेंट और एस से शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। जो डॉट्स होता है इसके अंदर दो फेज चलती हैं। एक तो चलता है इंटेंसिव फेज, एक चलती है कंटिन्यूएशन फेज। जो इंटेंशन फेज होती है, इंटेंसिव फेज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आईपी के नाम से जानते हैं। जो कंटिन्यूएशन फेज होती है उसको अपन सीपी के नाम से देते हैं। तो दो फेज हो गई डॉट्स के अंदर, आईपी और सीपी। डॉट्स होता है इसके अंदर दो फेज चलते हैं। एक तो चलती है इंटेंसिव फेज, जिसको अपन आईपी के नाम से जानते हैं, और एक चलती है कंटिन्यूएशन फेज, जिसको अपन सीपी के नाम से जानते हैं। जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? सीपी के नाम से जानते हैं इसको। बात करते हैं आईपी और सीपी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो आईपी होता है, आईपी, इसके अंदर तो क्या होता है, जो ड्रग्स होंगे वो ज़्यादा होते हैं, ड्रग्स के नंबर होंगे वो ज़्यादा ड्रग्स चलते हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ ड्रग्स इज मोर। ज़्यादा ड्रग्स चलती हैं। लेकिन जो सीपी होती है इसके अंदर ड्रग्स के नंबर होंगे वो तो कम होते हैं। नंबर ऑफ ड्रग्स इज लेस। वहीं बात करें इसके अलावा अदर डिफरेंस की, तो इसके अंदर जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है इंटेंसिव फेज, इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन कम होता है, टाइम ड्यूरेशन इज लेस। या फिर हम इसको बोल दे ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज लेस होता, कम होता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज लेस होती है, लेकिन कंटिन्यूएशन फेज होता है, इसके अंदर ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का, वो लंबे समय का होता है, लॉन्गर होता है। देखें तो आईपी और सीपी दो फेज चलते हैं। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या बोली? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। दो फेज चलते हैं डॉट्स के अंदर, आईपी और सीपी। आईपी को बोलते हैं इंटेंसिव फेज और सीपी को बोलते हैं कंटिन्यूएशन फेज। जो आईपी होता है इसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं इसके नंबर ज़्यादा होते हैं, मोर नंबर होते हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है वो स्मॉल होती है, या लेस बोल दो, कम होता है। वहीं जो कंटिन्यूएशन फेज होता है इसके अंदर नंबर ऑफ ड्रग्स के नंबर होंगे वो तो क्या होंगे? कम होंगे, लेस होंगे, लेकिन जो ड्यूरेशन होगी ट्रीटमेंट की वो लॉन्गर होती है, लंबे टाइम तक चलती है। इसका जो सीपी होते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन, लेकिन इंटेंसिव फेज होती है, आईपी होती है, इसके अंदर ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, थोड़े से समय के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है इसके अंदर, आईपी के अंदर। ये हो गया डॉट्स। अब हम बात करते हैं आगे फर्स्ट लाइन एटीटी, सेकंड लाइन एटीटी ड्रग्स होते हैं उनके बारे में। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, एटीटी होते हैं, फर्स्ट लाइन एटीटी, इनके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट लाइन एटीटी के अंदर ड्रग्स होते हैं जिनके नाम के बारे में बात करें तो कौन से होते हैं? वो होते हैं, एक तो होती है आइसोनियाजाइड। जो आइसोनियाजाइड होता है इसके अपन अब्रीविएशन क्या काम में लेते हैं, या फिर जो प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर किस नाम से करता है, तो वो करता है एच या फिर INH के नाम से जानते हैं, अब्रीविएशन काम में लेते हैं इसके लिए, INH।
यानी कि या तो आइसोनियाजाइड लिखा हुआ मिलेगा या फिर शॉर्ट के अंदर एच लिखा हुआ मिलेगा या फिर INH लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब ये आइसोनियाजाइड है, अब्रीविएशन बोलते हैं इनको। वहीं इसके अलावा दूसरी ड्रग आती है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन होता है, इसके लिए क्या अब्रीविएशन काम में लेते हैं, तो इसके लिए अपन R अब्रीविएशन काम में लेते हैं, R। या तो रिफाम्पिसिन पूरा नाम लिखा हुआ मिलेगा या फिर R लिखा हुआ मतलब इसका मतलब ये रिफाम्पिसिन के बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा एक ड्रग और होती है जिसका नाम होता है क्या, इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल होती है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो इसको अपन E अब्रीविएशन काम में लेते हैं इसके लिए, E। इसके अलावा एक ड्रग होती है जिसका नाम होता है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड इसके लिए अब्रीविएशन क्या काम में लेते हैं, जेड अब्रीविएशन काम में लेते हैं इसके लिए। एक होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, इसको अपन किस अब्रीविएशन से जानते हैं, तो इसके लिए अब्रीविएशन एस नाम से इसका अब्रीविएशन के लिए काम में ली जाती है ये ड्रग्स। वहीं आगे बात करें अब हम बात करें आइसोनियाजाइड की। जो आइसोनियाजाइड होती है, आइसोनियाजाइड को या तो आइसोनियाजाइड नाम से लिखते हैं या फिर इसके अब्रीविएशन काम मिल जाती है, प्रिस्क्राइब करता डॉक्टर या तो एच नाम से लिखा हुआ मिलेगा या फिर INS नाम लिखा हुआ मिलेगा। वहीं रिफाम्पिसिन होता है, इसको अब्रीविएशन काम में लेते हैं R, यानी कि या तो R नाम से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, सीधा R लिख देगा, या फिर रिफाम्पिसिन पूरा नाम वो लिखा हुआ मिलेगा। इनको बोलते हैं अब्रीविएशन, शॉर्ट जो काम में लेते हैं इसके। वही पायराजिनामाइड है जिसको अपन जेड नाम से अब्रीविएशन काम में लेते हैं। वही इथाम्ब्यूटोल जिसकी अब्रीविएशन E होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसको S नाम से भी प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करें सबसे पहले आइसोनियाजाइड की, तो जो आइसोनियाजाइड बात करें सबसे पहले आइसोनियाजाइड की, बात करें जो आइसोनियाजाइड होती है, ये क्या होती है, एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। क्या कौन सी ड्रग होती है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। अब देखो बैक्टीरियोसाइडल, एक तो होता है बैक्टीरियोसाइडल, एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल होती है वो ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। क्या करते हैं, किल करते हैं बैक्टीरिया को। लेकिन जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक वो ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल नहीं करती, उसकी जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को क्या कर देते हैं, वही रोक देते हैं, आगे ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो डिफरेंस समझ में आ गया। बैक्टीरियोसाइडल कौन से ड्रग होते हैं, तो बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल ही कर देते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करते, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ को। तो ये इनका डिफरेंस है। फिर से देखें, आइसोनियाजाइड होती है वो एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। इसकी जो डोज होती है, डोज होती है वो होती है कितनी, 600 mg देते हैं, 600 mg होती है इसकी डोज। वहीं इसका जो रूट होता है, किस रूट से देते हैं अपन, तो वो ओरल होता है, ओरली रूट से देते हैं।
अब बात करें जो आइसोनियाजाइड होती है वो मोस्ट टॉक्सिक एंटिटी होती है, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी करने वाली एंटिटी ड्रग होती है, मोस्ट टॉक्सिक एंटिटी ड्रग होती है। क्या होती है ये आइसोनियाजाइड? मोस्ट टॉक्सिक एंटिटी ड्रग होती है। इसके अलावा जो आइसोनियाजाइड होती है ये मोस्ट कॉमन ड्रग होती है जिसका अपन यूज क्यों लेते हैं? प्रोफाइलैक्सिस के काम में, टीबी के प्रोफाइलैक्सिस के रूप में इसको काम में लिया जाता है, ये मोस्ट कॉमन ड्रग होती है। तो ये क्या, इसके अलावा दूसरा क्या पॉइंट है इसके अंदर? तो ये मोस्ट कॉमन ड्रग होती है जिसको अपन यूज में लेते हैं, यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस के रूप में काम में लेते हैं, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ टीबी। इसके अलावा आगे बात करें हम इसके साइड इफेक्ट की। आइसोनियाजाइड होता है, क्या साइड इफेक्ट करती है? साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, जो आइसोनियाजाइड होती है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? तो ये क्या करती है? नम्बनेस एंड टिंगलिंग। नम्बनेस यानी कि सुन कर देते हैं वहां पे, और टिंगलिंग और झंझनाहट होगी वहां पे, टिंगलिंग सेशंस करते हैं। किसके कारण? ड्यू टू पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस जो पेरिफेरल नर्व होती हैं, उनके जो नर्व होगी पेरिफेरल नर्व, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता होने के कारण करती है। न्यूराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व। तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? इज नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन करती है। नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन कहां पे? इन एक्सट्रीमिटीज के अंदर, हाथ पैरों के अंदर। किसके कारण करती है वो? ड्यू टू पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल यानी कि पेरिफेरल नर्व जो हाथ पैरों के नर्व होते हैं उनके अंदर, और न्यूराइटिस आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और न्यूरो का मतलब नर्व है। तो क्या हो गया इसका? इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व है। और कहां के नर्व की बात कर रहे हैं? पेरिफेरल एरिया के नर्व की बात कर रहे हैं। तो ये करती है। बात करें इसके मैनेजमेंट, इसको मैनेज कैसे करेंगे अगर पेरिफेरल न्यूराइटिस से कॉज करती है तो, साइड इफेक्ट करती है, तो इसका मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर के मैनेजमेंट के अंदर अपन विटामिन B6 देते हैं, पायरिडॉक्सिन देते हैं, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 दे दो। इसका दूसरा नाम क्या है? जिसको क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन नाम से जानते हैं। पायरिडॉक्सिन दे दो, या फिर ऐसे बोल दो कि जो एंटीडोट होगा, एंटीडोट ऑफ आइसोनियाजाइड, तो वो भी क्या होगा? विटामिन B6, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। चाहे वो ऐसे पूछ ले कि एंटीडोट, नियाजाइड, तब भी आंसर क्या होगा? यही विटामिन B6 या फिर पायरिडॉक्सिन होगा। फिर से देखते हैं आइसोनियाजाइड, या फिर जिसको अपन प्रिस्क्राइब करते हैं, एब्रीविएशन काम में लेते हैं, वो होती है H या फिर INH, इस नाम से लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आइसोनियाजाइड पूरा नाम लिखा हुआ मिलेगा। आइसोनियाजाइड होती है वो क्या होती है? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल करती है वो ड्रग होती है। इसकी डोज होती है वो कितने 600 mg लेते हैं इसकी डोज। रूट होता है, इसको ओरली देते हैं। जो आइसोनियाजाइड होती है क्या होती है? मोस्ट टॉक्सिक एंटिटी ड्रग होती है। क्वेश्चन है कि मोस्ट विच इज द मोस्ट टॉक्सिक एंटिटी ड्रग, देन आंसर विल बी आइसोनियाजाइड। तो ये क्या होती है? मोस्ट टॉक्सिक एंटिटी होती है, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी करती है। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन ड्रग होती है, इसको यूज करते हैं प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ टीबी, टीबी को होने से पहले उसके रूप प्रिवेंट के रूप में देते हैं। तो मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस के रूप में काम में ली जाती है। साइड इफेक्ट की बात करें आइसोनियाजाइड की, तो आइसोनियाजाइड होता है, इसका साइड इफेक्ट होता है वो क्या करती है ये? तो ये नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन करती है। नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन कहाँ पे? इन द एक्सट्रीमिटीज। किसके कारण करती है? पेरिफेरल न्यूराइटिस के कारण। नम्बनेस यानी कि हाथ पैरों के अंदर सुन हो जाना और झंझनाहट होना हाथ पैरों के अंदर, किसके कारण कर रही है ये? पेरिफेरल न्यूराइटिस। न्यूराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व है। कौन से नर्व है? पेरिफेरल नर्व है। तो पेरिफेरल नर्व के इन्फ्लाम्ड होने के कारण तो ये कर रही है। इसको अपन मैनेज करने के लिए, इसको अपन मैनेज कैसे करते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस को? तो पेशेंट को क्या दे दो? विटामिन B6 दे दो, जिसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। या फिर ऐसे पूछ ले कि एंटीडोट ऑफ आइसोनियाजाइड, देन भी तब भी आंसर क्या होगा? विटामिन B6 या फिर पायरिडॉक्सिन। आगे हम नेक्स्ट की बात करें वो है रिफाम्पिसिन।
रिफॉर्मेशन को अब्रिविएशन क्या काम में लेते हैं, आर लेते हैं। देखो रिफॉर्मेशन भी एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है आइसोनियाजाइड की तरह, ये भी क्या है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग जो बैक्टीरिया को किल करती है। इसकी डोज लेते हैं, इसकी डोज लेते हैं अपन 450 mg, और इसका रूट भी क्या होता है, ओरली दी जाती है। ये भी क्या ओरली दी जाती है। ये रिफॉर्मेशन होती है, क्या होती है, मोस्ट इफेक्टिव एटीटी होती है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है एटीटी है जो टीबी के अंदर। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है, सबसे ज़्यादा लिवर को टॉक्सिक करने, हार्म करने वाली ड्रग होती है ये। तो ये क्या होती है, मोस्ट इफेक्टिव एटीटी होती है एक तो। इसके अलावा मोस्ट कॉमन हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है ये। सबसे ज़्यादा लिवर को हार्म करती है, टॉक्सिक करती है उसको। इसके अलावा रिफॉर्मेशन होती है, इसको हमेशा एम्प्टी स्टमक देते हैं, खाली पेट देते हैं, या तो खाना खाने के 1 घंटे पहले दे दो, अगर खाना खा लिया तो उसके 2 घंटे बाद में देते हैं। तो रिफॉर्मेशन शुड बी गिवन कैसे देते हैं इसको, एम्प्टी स्टमक देते हैं, खाली पेट देते हैं इसको। खाली पेट कब देंगे, या तो 1 आवर बिफोर मील या फिर 2 आवर्स आफ्टर द मील। खाना खाने के या तो 1 घंटे पहले दे दो, या फिर खाना खाने के खा लिया तो उसके 2 घंटे 2 आवर्स आफ्टर दो। तो 1 आवर बिफोर मील या फिर 2 आवर्स आफ्टर मील। वहीं अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट। रिफॉर्मेशन होता है, इसका क्या साइड इफेक्ट होता है। तो जो रिफॉर्मेशन होती है ये क्या करती है, रेड ऑरेंज कलर का यूरिन आता है। किस कलर का, जो रिफॉर्मेशन लेगा पेशेंट उसके अंदर क्या होगा, रेड ऑरेंज कलर का जो यूरिन आएगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या होता है इसका साइड इफेक्ट, तो वो होता है रेड ऑरेंज कलर यूरिन। ऑफ यूरिन। और ये स्टार्टिंग के 3 से 4 वॉइडिंग के अंदर ही आएगा, 3 to 4 वॉइडिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है जिसको हमने रिफॉर्मेशन दी थी, अब वो कंप्लेन कर रहा है कि उसे रेड ऑरेंज कलर का यूरिन आ रहा है, तब क्या प्रायोरिटी रहेगी। तब हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, एक नॉर्मल फाइंडिंग है जो कि ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाएगी। तो ये क्या होती है, एक नॉर्मल फाइंडिंग होती है। लेकिन वहीं अगर रिफॉर्मेशन दिया पेशेंट को, और अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे डिस्पनिया हो रहा है, यानी कि डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग के अंदर, सांस लेने के अंदर तकलीफ हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तब जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, स्टॉप कर देंगे, वहीं रिफॉर्मेशन को देना बंद कर देंगे। इफ पेशेंट कंप्लेन डिस्पनिया, देन स्टॉप ड्रग। तब क्या करेंगे, रिफॉर्मेशन को स्टॉप कर देंगे। फिर से देखिए रिफॉर्मेशन के बारे में। रिफॉर्मेशन के लिए एब्रिविएशन काम में लेते हैं, आर नाम से काम में लेते हैं, जो ये भी एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है आइसोनियाजाइड की तरह, बैक्टीरिया को किल करने वाली बैक्टीरियोसाइडल डोज होती है। इसकी डोज अपन काम में लेते हैं कितनी, 450 mg काम में लेते हैं। रूट इसका भी ओरली होता है। जो रिफॉर्मेशन होता है सभी एटीटी के अंदर मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है, ये एटीटी ड्रग होती है, मोस्ट इफेक्टिव एटीटी ड्रग होती है। इसके अलावा ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा लिवर को हार्म करने वाली, इफेक्ट करने वाली ड्रग होती है। रिफॉर्मेशन होती है, इसको हमेशा एम्प्टी स्टमक, खाली पेट देना होता है, या तो खाना खाने के 1 घंटे पहले दे दो, 1 आवर्स बिफोर मील, या फिर 2 आवर्स आफ्टर द मील, 2 घंटे को खाना खा लिया तो उसके 2 आवर्स आफ्टर दो। जो रिफॉर्मेशन होता है उसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ये क्या करती है, रेड ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन। पेशेंट को होगा क्या, जो रिफॉर्मेशन ले रहा है उसके अंदर क्या आएगा, यूरिन का कलर कैसा आएगा, रेड ऑरेंज कलर का यूरिन आएगा, और जो कि स्टार्टिंग के 3 से 4 वर्डिंग के अंदर ही आता है। अगर पेशेंट हमें पूछे
कि मुझे रेड ऑरेंज कलर का यूरिन आ रहा है, तो हमें उसको बताना कि ये क्या है, एक नॉर्मल फाइंडिंग है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। लेकिन वही एक पेशेंट है जो रिफाम्पेशन ले रहा है और वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे डिस्पनिया हो रहा है। डिस्पनिया बोले तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने के अंदर तकलीफ हो, जैसे कि पेन होने लग जाए पेशेंट को, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी प्रायोरिटी रहेगी क्या, स्टॉप द रिफाम्पेशन, रिफाम्पेशन को स्टॉप कर देंगे वहीं। ये रिफाम्पेशन हो गया। उसके बाद में बात करते हैं अपन पायराजिनामाइड। तीसरी ड्रग है पायराजिनामाइड। और पायराजिनामाइड की क्या एब्रिविएशन काम में लेते हैं, जेड, या तो पायराजिनामाइड लिखा हुआ मिलेगा या फिर प्रिस्क्राइब करेगा जेड नाम से डॉक्टर। पायराजिनामाइड ये भी क्या होती है, एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है, बैक्टीरिया को किल करने वाली ड्रग होती है। इसकी जो डोज होती है पायराजिनामाइड की, वो देते हैं 1500 mg देते हैं। रूट होता है, इसका भी ओरली देते हैं। अब जो पायराजिनामाइड है इसको हम कभी भी क्रॉनिक यूज नहीं लेते, लंबे समय तक इसका पायराजिनामाइड का यूज नहीं लेते। जो कंटिन्यूएशन फेज, दो फेज बताई थी मैंने डॉट्स के अंदर, एक तो बताई थी आईपी इंटेंसिव फेज, एक सीपी कंटिन्यूएशन फेज। तो इस सीपी के अंदर आप कभी भी पायराजिनामाइड का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो उसके बारे में हम जानते हैं अब। जो क्रॉनिक यूज होगा इसका, वो क्या कॉज करेगा, हेपेटोटॉक्सिसिटी और गाउट कॉज करेगा। chronic use of pyrazinamide में कॉज क्या कॉज करती है, ये दो चीज कॉज करेगी, एक तो हेपेटोटॉक्सी करती है, एक गाउट जो कि डिसऑर्डर होता है। सो इट इज नेवर गिवन इन कंटिन्यूएशन फेज। देखो जो एक पायराजिनामाइड है, बैक्टीरियोसाइड ड्रग होती है, बैक्टीरिया किल करने वाली ड्रग होती है। डोज इसकी 1500 mg देते हैं। रूट इसका ओरली होता है। क्रॉनिक यूज होता है रिफाम्पेशन का, लंबे समय तक यूज करने पे ये क्या कॉज करती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर को डैमेज करती है, उसको टॉक्सिक हार्म करती है उसको। एक और क्या कॉज करती है, गाउट। जो गाउट होता है ये क्या होती है, तो ये डिसऑर्डर होता है किसका, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, सीरम के अंदर हाइपर यूरेशियमिया देखने को मिलता है इसके अंदर। हाइपर यूरेशियमिया देखने को मिलता है, यानी कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है अपने बॉडी के अंदर। और ये मोस्ट अफेक्ट करते हैं ग्रेट टोए को, पैर के अंगूठे को, इन सबको अफेक्ट करती है गाउट। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है गाउट की, तो वो जो एक्यूट गाउट के लिए, तो एक्यूट गाउट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो तो होती है कॉलचिन, और क्रॉनिक गाउट के लिए होती है एलोपिरिनॉल। और ये जो एलोपिरिनॉल होता है इसका साइड इफेक्ट होता है मैक्युलोपेपुलर रस करती है, ये रेसेस करती है। इसीलिए हम इसको कौन से फेज को नहीं देते, सीपी जो डॉट्स की दो फेज बताई थी, एक तो आईपी इंटेंसिव फेज, एक सीपी कंटिन्यूएशन फेज। तो आईपी के अंदर हमने क्या बोला था कि इसके अंदर ड्रग्स के नंबर तो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन ड्यूरेशन होगी, टाइम ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का वो कम होता है। वहीं जो सीपी बोली थी इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ ड्रग्स तो कम होंगे, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन वो लंबे समय तक चलती है, क्रॉनिक यूज तक चलती है। तो जो पायराजिनामाइड है वो क्रॉनिक यूज के लिए नहीं देते, और क्रॉनिक यूज किस में चलती है, ड्रग्स सीपी के अंदर चलती है। तो जो ये इसीलिए हम इसको कंटिन्यूएशन फेज का नहीं देते। पायराजिनामाइड होगी वो कभी भी कंटिन्यूएशन फेज का नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या कॉज करती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी और गाउट कॉज करती है।
हेपेटोटॉक्सिसिटी बोले तो लिवर हो उसको डैमेज करती है, टॉक्सिक हार्म पहुंचाती है। और गाउट एक डिसऑर्डर होता है। जो गाउट होता है वो एक डिसऑर्डर होता है किसका, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, जिसको हाइपरयूरेशिया बोलते हैं। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ओवरऑल तो एलोपिरिनोल होती है, एलोपिरिनोल। लेकिन अगर वो कंडीशन पूछ ले एक्यूट, एक्यूट के अंदर तो होगी कॉलकिन, और क्रॉनिक के अंदर होगी एलोपिरिनोल, जो कि साइड इफेक्ट होता है मैक्युलोपेपुलर रेसेस कॉज करती है। ये हो गया पायराजिनामाइड। नेक्स्ट ड्रग की बात करें वो होती है इथाम्ब्यूटोल। और इथाम्ब्यूटोल के लिए एब्रेशन काम में लेते हैं अपन क्या, ई। इथाम्ब्यूटोल देखिए, जो जितनी भी सभी ड्रग्स थी पहले की, चाहे वो आइसोनियाजाइड की बात करें, चाहे हम रिफाम्पिसिन की बात करें, चाहे हम पायराजिनामाइड की बात करें, या फिर एक आगे ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक है इथाम्ब्यूटोल। ये जो चारों ड्रग हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये चारों ड्रग तो क्या होते हैं, ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं ये। लेकिन जो इथाम्ब्यूटोल होती है, इथाम्ब्यूटोल जो ड्रग होती है ये क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती, उसकी ग्रोथ को इनिबिट कर देती है, ग्रोथ को रोक देती है बैक्टीरिया की। तो क्वेश्चन यही से बनता है इथाम्ब्यूटोल के अंदर कि वो पूछता है कि कौन सी ड्रग है बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, देन आंसर विल बी इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल होती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। लेकिन बाकी सभी ड्रग्स हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी ड्रग क्या होते हैं, ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है, बैक्टीरिया को किल ही करते हैं। इतना क्लियर। तो ये क्या होती है, यह एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है। जो बैक्टीरिया को किल नहीं करती, उसकी ग्रोथ को रोक देती है। बाकी सभी बैक्टीरियोसाइडल थी जो बैक्टीरिया को किल करती थी। तो ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। इसका जो डोज होती है इथाम्ब्यूटोल की, वो डोज होती है 1200 mg, और वहीं इसका रूट होता है ओरली होता है बाकी की तरह, ओरली होता है। अब बात करें जो इथाम्ब्यूटोल होता है, इसकी साइड इफेक्ट क्या होगा, साइड इफेक्ट ऑफ इथाम्ब्यूटोल के बारे में बात करें तो ये क्या करती है, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस, जो ऑप्टिक नर्व होती है जो कि विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उसको ये डैमेज करती है। तो ये क्या कॉज करती है, इट कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस बोले तो जो ऑप्टिक नर्व है, न्यूराइटिस बोला था इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व, आइटिस इन्फ्लामेशन नर्व का, और ऑप्टिक नर्व जो कि विजन के लिए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो कौन से नर्व है, क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है, वो ऑप्टिक नर्व रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इसका इन्फ्लामेशन होगा तो क्या कॉज करेगा ये, तो इसके अंदर जो रेड और ग्रीन कलर होगा, जो रेड कलर होता है और ग्रीन कलर होता है उसके प्रति ब्लाइंडनेस हो जाती है। रेड कलर और ग्रीन कलर पेशेंट को पता नहीं चलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। और ये ऑप्टिक न्यूराइटिस किसके से कॉज करता है, ये चिल्ड्रन के अंदर कॉज करता है, इन चिल्ड्रन। इसीलिए हम इथाम्ब्यूटोल को 6 साल से कम एज के बच्चों के अंदर नहीं देते, उनके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। सो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इन चिल्ड्रन लेस देन 6 years of age।
फिर से देखते हैं इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल के लिए एब्रिविएशन क्या काम मिली, ई काम मिली। सभी ड्रग्स बैक्टीरियोसाइडल थी, बैक्टीरिया को किल करती थी, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब। लेकिन जो इथाम्ब्यूटोल है वो सिंगल ड्रग होती है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है। इसकी जो डोज होती है वो 1200 mg बताई, रूट है वो ओरली दी जाती है, बाकी सभी ड्रग्स की तरह ये भी बाय माउथ ओरली दी जाती है। साइड इफेक्ट की बात करें इथाम्ब्यूटोल का, तो इथाम्ब्यूटोल होती है क्या कॉज करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है। ऑप्टिक एक नर्व होती है, जो ये ऑप्टिक होती है ये कहते हैं ऑप्टिक नर्व होती है, क्या होती है, क्रेनियल नर्व होती है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए। हम जो देख रहे हैं अपने आंखों से उसके लिए कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल है, ऑप्टिक नर्व रेस्पॉन्सिबल है, जो कि क्रेनियल नर्व होती है। और इसके अंदर ये क्या साइड इफेक्ट करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। जो ऑप्टिक नर्व है इसका इन्फ्लामेशन कोज कर देती है, ये इन्फ्लाम्ड हो जाती है वो, जिसके अंदर यानी कि रेडनेस, पेन और स्वेलिंग वो देखने को मिलेगी वहाँ पे। ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करती है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करेगी जिसके कारण पेशेंट के अंदर क्या होगा, रेड और ग्रीन कलर के प्रति ब्लाइंडनेस हो जाएगी। पेशेंट जो होगा वो रेड कलर और ग्रीन कलर को पहचान नहीं पाएगा, उसको दिखाई नहीं देगा रेड कलर और ग्रीन कलर। और ये किसके अंदर कॉज करती है ऑप्टिक न्यूराइटिस, चिल्ड्रन के अंदर कॉज करती है। इसीलिए हम इसको कभी भी 6 साल से कम एज के बच्चों के अंदर नहीं देते, इसीलिए इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लेस देन 6 ईयर ऑफ एज। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहते हैं, क्योंकि ये रेड और ग्रीन कलर के प्रति ब्लाइंडनेस कोज कर देती है। आगे हम बात करें नेक्स्ट ड्रग है जो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए क्या एब्रिविएशन काम में लेते हैं, एस। देखिए ये भी सभी बाकी ड्रग्स की तरह बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक तो एक सिंगल ड्रग होती है जो कि होती है इथाम्ब्यूटोल, बाकी सभी क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है, बैक्टीरिया को किल करने वाली। तो ये भी क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। इसका जो रूट होता है, पहले बात करते हैं डोज की। इसकी जो डोज होती है वो देते हैं अपन 750 mg। इसका जो रूट होता है, अब क्वेश्चन यहां से बनता है, देखो चाहे वो आइसोनियाजाइड हो, चाहे वो रिफाम्पिसिन हो, इथाम्ब्यूटोल हो, पायरिडोक्सिमाइन हो, सॉरी पायराजिनामाइड, चाहे वो इथाम्ब्यूटोल हो, ये सभी ड्रग्स होती है, इनका रूट होता था वो क्या देते थे, हम ओरली देते थे, सभी को बाय माउथ देते थे, ओरली देते थे। लेकिन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी इसका जो रूट होगा वो होगा आईएम। यहां से क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो कौन सी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है, तो वो तो होगी इथाम्ब्यूटोल, ये बाकी सभी बैक्टीरियोसाइडल थी। लेकिन ये सभी ड्रग्स क्या ओरली दी जाती हैं, लेकिन कौन सी ड्रग है जो कि ओरली ने देखे आईएम दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो आईएम दी जाती है, याद रखना। अब हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट की, तो ये भी क्या करती है, एक क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है इथाम्ब्यूटोल की तरह। और ये किसको कौन सी नर्व को डैमेज करती है, डैमेज करती है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होती है वो क्या होती है, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व होती है, यानी कि सेंसरी नर्व भी काम करेगी और मोटर नर्व का काम करेगी, मूवमेंट भी कराएगी और सेंसेशन का भी काम करेगी। और ये डैमेज करती कौन से नर्व को, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। जो कि 8th नंबर की होती है, या फिर इसको ऐसे बोल दो 8th क्रेनियल नर्व है। अब बात करें इसके वेस्टिबुलो, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है वेस्टिबुलर पार्ट
एक होता है कोक्लियर पार्ट, जो वेस्टिबुलर पार्ट होगा और कोक्लियर पार्ट होगा। वेस्टिबुलर पार्ट है जो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये सेरिबेलम जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है जो कि बैलेंस ऑफ बॉडी मेंटेन करता है। जो मैं खड़ा हूँ अभी वो किसके कारण खड़ा हूँ, सेरिबेलम की नॉर्मल फंक्शनिंग के कारण खड़ा हूँ। तो ये सेरिबेलम को हेल्प प्रोवाइड करती है टू मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और वहीं कोक्लियर जो नर्व होती है, कोक्लियर पार्ट होता है, ये क्या, ये हियरिंग के अंदर काम आती है, ईयर को नर्व सप्लाई करती है। इतना क्लियर है। तो ये क्या करेगी, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व को डैमेज करेगी। तो वेस्टिबुलर पार्ट क्या करता था, जो सेरिबेलम है उसको नर्व हेल्प प्रोवाइड करता था किसके अंदर, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी। मैं भी खड़ा हूँ, उसको बैलेंस करने के लिए ये नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर ये डैमेज होगी तो क्या कॉज करेगा, पेशेंट को वर्टिगो चेक कराएं। और कोक्लियर पार्ट है ये सुनने के अंदर, हियरिंग के अंदर हेल्प करती है। और ये डैमेज होगी तो पेशेंट को क्या होगा, डेफनेस, बहरापन हो जाएगा पेशेंट। और ये किसके अंदर डैमेज करती है, प्रेगनेंसी के अंदर, इन प्रेगनेंसी। इसीलिए हम इसको प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी नहीं देते, और स्पेशली कब, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी है उसको 3 ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड किया गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। हम आगे ओबीजी में पढ़ेंगे ट्राइमेस्टर के बारे में। तो फिर से देते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके लिए एब्रिविएशन काम में लेते हैं अपन एस। ये भी एक बैक्टीरियोसाइड ड्रग होती है, डोज इसकी 750 mg होती है। रूट, सभी ड्रग्स ओरली दी जाती हैं, सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसी ड्रग होती है जिसको अपन IM देते हैं, ये याद रखना। साइड इफेक्ट क्या होती है, तो ये भी एक क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। कौन सी नर्व है, वो भी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो कि 8th क्रेनियल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व होते हैं वो तो होते हैं 12 पेयर, याद रखना। जबकि जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो होती हैं 31 पेयर। तो ये जो 8th क्रेनियल नर्व होगी इसके अंदर, जिसका नाम होता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, इसको डैमेज करती है कब, प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर कब, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर स्पेशली डैमेज करती है। अब ये डैमेज करेगी तो क्या करेगी, सबसे पहले इसका नॉर्मल फंक्शन के देख लें। तो ये वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, वेस्टिबुलर और कोक्लियर। जो वेस्टिबुलर नर्व होती है वो तो क्या करती है, सेरिबेलम होता है जो ब्रेन का पार्ट होता है, उसको ये नर्व सप्लाई करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है। और जो सेरिबेलम का क्या काम होता है, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी। अभी जो मैं खड़ा हूँ वो किसकी वजह से खड़ा हूँ, सेरिबेलम के नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से खड़ा हूँ। तो ये क्या करेगी, उसको हेल्प प्रोवाइड करती है बैलेंस बनाने के लिए। अगर ये डैमेज होगी तो बैलेंस नहीं बनेगा, पेशेंट गिरेगा, खड़ा नहीं पे, वो तो वर्टिगो होगा। और कोक्लियर जो नर्व होती है, कोक्लियर पार्ट होता है इसका, वो क्या करती है, वो पेशेंट को हियरिंग के अंदर काम में लेते काम में आती है, ईयर को नर्व सप्लाई करती है। और वो डैमेज हो गई तो क्या सुनेगा नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेफनेस, बहरापन हो जाएगा पेशेंट को। इसीलिए हम इसको कभी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहती है, प्रेगनेंसी के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन को कभी भी नहीं दिया जाता। क्वेश्चन है कि दे दिया तो क्या होगा, तो वो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व डैमेज होगा। अगर ये भी नहीं आया क्वेश्चन तो ऑप्शन में ये मिलेगा, या तो पेशेंट के अंदर वर्टिगो देखने को मिलेगा या डेफनेस। ओके, ये कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।